दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए दोस्तों, 2-3 दिन से कंटिन्यूसली गिरावट है मार्केट के अंदर। आज के दिन भी 74 पॉइंट्स नीचे, यानी 0.30% की मंदी हो चुकी है। हाई की बात करें 24,572 पर निफ्टी चला गया था, लेकिन 24,426 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। कल के दिन अपन बातचीत कर चुके हैं निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर। आज के दिन दोबारा से हम चेकआउट करते हैं। निफ्टी बैंक को देख सकते हैं, ये भी निफ्टी की तरह नीचे है। मिड कैप ने सबसे खराब परफॉर्म किया, 320 पॉइंट्स नीचे, आधे % की मंदी। और स्मॉल कैप भी नीचे ही आके बंद हो चुका है, 0.39% की मंदी है। कंपनीज को देखें तो मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स आज नीचे रहे। सेक्टर्स की बात करें, मैक्सिमम सेक्टर्स आज नीचे रहे। एफएमसीजी ने ठीक ठाक से परफॉर्म किया, बाकी सब कुछ आज लाल निशान में आके बंद हो चुका है। तो ये तो दोस्तों अभी की सिचुएशन है जब तक ये डेटा मार्केट में आया नहीं था। एक न्यूज़ मार्केट में आ चुकी है जीडीपी ग्रोथ को लेकर, और ये आफ्टर मार्केट क्लोजिंग न्यूज़ है, यानी इसका इम्पैक्ट होगा कल के दिन स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी का जो भी इम्पैक्ट है वो आप देख चुके हो टैरिफ अप्लाई होने के बाद का। तो देखते हैं ग्रोथ कैसी आई है। देखिए दोस्तों, डेटा आपके सामने है और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% के साथ में बढ़ चुकी है Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में। बीट कर चुकी है एस्टिमेट को। तो ये जो लाइन है ना, ये जो दो शब्द है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टिमेट जब बीट होती है तो मार्केट उसका रिएक्शन देता है पॉजिटिव, और जब भी एस्टिमेट मिस होती है तो मार्केट उसका रिएक्शन देता है नेगेटिव। अब ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, टैरिफ है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो 7.8% के साथ में बढ़ना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, हम जो भी डेटा देख पा रहे थे कि ओवरऑल, ये तो Q1 की बात करें, लेकिन ओवरऑल 6.5 या 6.5 से भी नीचे की ग्रोथ हम देखेंगे। लेकिन चलो इस क्वार्टर के अंदर यानी Q1 के अंदर देश ने 7.8% की ग्रोथ दिखा दी है। साथ में दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इसी क्वार्टर में, यानी पिछले साल के इसी क्वार्टर के अंदर ग्रोथ कितनी निकली थी, 6.5% की ग्रोथ निकली थी। अब मार्केट ये समझ रहा था कि हो सकता है कि ऐसी ग्रोथ ना निकले या फिर इससे भी कम ग्रोथ निकले, लेकिन इस बार अच्छी ग्रोथ निकली है सर्विस सेक्टर की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रोथ आई है वो सर्विस सेक्टर की वजह से आई है, जिसमें जीवीए को सपोर्ट मिला है टोटल 7.6% का। सर्विस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और एस्टिमेट इसमें कितनी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूज़ इसमें कब आई है। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं शाम को 4 बजे की न्यूज़ है, यानी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग न्यूज़ है, और इसमें आप देख सकते हैं 7.8% के साथ में Q1 में YoY बेसिस में जीडीपी बढ़ चुकी है, और ये अप है 7.4% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एक्सपेक्टेड कितना था, 6.6% की एक्सपेक्टेशन थी, और 7.8% की ग्रोथ निकली है। कितना मार्जिन है, बहुत बड़ा गैप है। एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी तरह से बीट इंडिया ने की है। साथ में दोस्तों एक और न्यूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि जापानीज जो पीएम है वो अनाउंस कर चुके हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का तकरीबन 10 ट्रिलियन येन, जो उनकी करेंसी है वो। ठीक है, तो उसको लेकर भी देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, साथ में एक और न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा जो नेगेटिव है, और इसकी वजह से एफआईज का पैसा मार्केट से निकल सकता है। कंटिन्यूसली आप देख ही पा रहे हैं एफआईज मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। वैल्यूएशन है, नंबर्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, टैरिफ है जो आगे के क्वार्टर के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन को लेके आते हैं। साथ में अगर आप देखोगे ना, तो डॉलर की वैल्यू जब बढ़ती है, रुपीज़ की वैल्यू जब कमज़ोर होती है, तो ऑब्वियस है वो डॉलर को रुपीज़ में इन्वेस्ट करके, एक ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करके जो खुद डेप्रीशिएट कर रही है, उसमें इन्वेस्ट करके क्या ही उनको मिलेगा। जब तक ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगी, कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, बहुत अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, जब तक वो अपनी करेंसी को डेप्रीशिएट यानी कमज़ोर नहीं करेंगे। तो इंडियन रुपीज़ टंबल कर चुका है, गिर चुका है कितना, 88 तक, यानी $1 की जो कीमत है अब 80 नहीं है, 85 नहीं है, 88 रुपीज़ की है, और ये दोस्तों ऑल टाइम लो है। बहुत बड़ी बात है। साथ में दोस्तों आप ये नोटिस कर सकते हैं कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो साल के एंड में हम हो सकता है 90 रुपीज़ पर डॉलर देखें। तो देखते हैं टैरिफ हिट करेगा तो ये $90 पर, मतलब 90 रुपीज़ पर डॉलर तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो ये भी एक ख़राब न्यूज़ देखने को मिल रही है, और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आप देख चुके हैं मार्केट के अंदर। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि मार्केट किस तरह से कर सकता है। अगर आपको देखना है मार्केट कैसा कर सकता है, तो आपको उसका फ्यूचर देखना चाहिए, और अभी गिफ्ट निफ्टी 50 का फ्यूचर ओपन है सितंबर 2025 का, और इसके अंदर आप देखोगे ना तो कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, जस्ट 23 पॉइंट्स ऊपर है। यानी मार्केट को जो जीडीपी डेटा है वो इतना कुछ खास लगा नहीं, और देखते हैं कल रियल में निफ्टी में किस तरह का ट्रेड बनता है, यानी मंडे को किस तरह का परफॉर्मेंस होता है। बाकी हाँ, अभी तो कुछ खास डेटा यहाँ पे दिखाई दिया नहीं है। आगे चलते हैं, निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। कल मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पे आप किस तरह से सपोर्ट देख सकते हैं, जैसे ये कुछ पॉइंट्स थे, पॉइंट्स बने थे सपोर्ट के,
तो इसी लाइन को हम एक्सटेंड करें तो यहाँ पे कल के दिन निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद में अगले सपोर्ट की बात करें तो फिर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इस लेवल से निफ्टी ने काफ़ी अच्छी तेजी बनी और 3 दिन तक कंटिन्यूसली इसी लेवल पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया। तो अभी थोड़ा सा नीचे बनता है निफ्टी का सपोर्ट, और अगर ये टूट जाता है तो क्लियर कट हम इसको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ बोलेंगे, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे हाई था, उसके बाद में नीचे, ऊपर यहाँ तक निफ्टी नहीं पहुँच पाया जो कि वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि टैरिफ यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर ये यहाँ से टूट जाता है तो कंप्लीट हम इसको डाउन ट्रेंड में बोलेंगे, क्योंकि हम इसको फिर देखेंगे कि लोअर हाइज और लोअर लोज के साथ में निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज को देखते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फर्स्ट कंपनी का, जिसका नाम है बीएससी, और 4% के साथ में स्टॉक अभी नीचे आ चुका है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है, कुछ क्वेश्चंस में देख पा रहा हूँ जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गई या और भी काफ़ी सारी कंपनीज हो गई जिनके स्टॉक्स इस तरह से नीचे गिर रहे हैं। ये तो डे का चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर अगर डाउन ट्रेंड के अंदर कोई स्टॉक है और वो कंपनी अच्छी है तो उसमें किस तरह से इन्वेस्टर देखते हैं वो एक बार हम चेकआउट करते हैं। इसका मार्केट कैप कितना है, 85,000 करोड़ का है, 54 का इसका पी रेशियो है, और आगे चल के हम इसका परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 साल का तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं, 3528% के, 3528% के। और इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, थोड़ा सा हम इसको टेक्निकल चार्ट के अंदर देखेंगे कि स्टॉक का सैचुरेशन पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। यानी जितनी रफ्तार स्टॉक में यहाँ पे बनी हुई थी, जितना पेस, जितनी स्पीड यहाँ पे बनी हुई थी ग्रोथ की, वो अब नहीं बनी हुई। कैसे पता कर सकते हैं उसको अब आगे चल के देखते हैं। इसमें कारण क्या है स्टॉक के गिरने के पीछे का? एफएनओ का जो नया रूल है जो आ सकता है कि वीकली एक्सपायरी बंद होगी, मंथली एक्सपायरी होगी, उसकी वजह से ट्रेड कम होगा और कमाई कम होगी ब्रोकिंग कंपनीज की। एंजल वन जो इस कमाई के ऊपर टिका हुआ है, डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज इस कमाई के ऊपर टिकी हुई है, जिनके स्टॉक्स अभी नीचे, और साथ में बीएससी को भी नुकसान होगा। तो एक कारण है स्टॉक के अंडर परफॉर्म करने के पीछे का। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको देखोगे लॉन्ग टर्म के चार्ट के फॉर्मेट के अंदर तो आपको सिंपल सा फंडा ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब कंपनी के स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया था तो स्टॉक ने तेजी बहुत ज़्यादा पकड़ी थी, उसके बाद में स्टॉक नीचे नहीं आया। लेकिन जब एक बहुत बड़ा करेक्शन कंपनी के स्टॉक में हुआ तो भी उस रेसिस्टेंस से स्टॉक ऊपर ही था, यानी स्टॉक गिरता 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 इस लाइन पर नहीं आया। ये बताता है स्टॉक की स्ट्रेंथ। सेकंड, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना तो ये गैप बहुत बड़ा है, मतलब स्टॉक गिर के वापस से अपने रेसिस्टेंस जो कि उसका सपोर्ट बनना था वहाँ तक नहीं पहुँचा। इसके बाद में आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्टॉक का थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट आना शुरू हो गया। ये जो बड़े बड़े जंप देखने को मिले हैं वो जंप इसमें देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसका रेसिस्टेंस था उसी के आसपास सपोर्ट लिया, थोड़ा सा गैप था, लेकिन अभी जो गिरावट बनी है वो पिछले रेसिस्टेंस के आसपास आ चुकी है। तो सैचुरेशन पॉइंट धीरे धीरे आता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो सस्टेन नहीं करेगी। अगर कुछ इस तरह के रूल्स आते हैं एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, बहुत अच्छी कमाई नहीं होगी, तो 50-60 की वैल्यूएशन सस्टेन नहीं हो पाती ऐसे में। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं ऐसी कंपनीज में? एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट मैं आपको इस कंपनी का। आपने काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज देखी होगी अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जिनकी स्टॉक की जो डी ग्रोथ है, मतलब ऑल टाइम हाई से जो स्टॉक नीचे गिरे हैं वो 30-30% गिरे हैं। सो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे होंगे स्टॉक्स की, 30% नीचे आ चुके हैं, कंपनीज में भी दम है। सो कंपनीज में दम है, स्टॉक नीचे है, लेकिन अगर आपके पेशेंस में दम है तो ही वो कंपनीज आपके लिए है, क्योंकि नहीं पता है कि स्टॉक कितना गिरेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा तो स्टॉक तकरीबन 50% गिरा था, यहाँ पे भी 50-60% स्टॉक फिसला था, और यहाँ पे थोड़ा कम गिरा। अब ये कितना गिरेगा किसी को नहीं पता है। सो जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर होता है वहाँ पे इन्वेस्टर थोड़ा सा दूर रहते हैं, बचते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, उसको बाय नहीं करते हैं। जैसे वो स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होगा, उसके अंदर कुछ मेजर ब्रेकआउट्स वगैरह आएंगे, मार्केट अच्छा करेगा, क्योंकि ये बीएससी कंपनी है। एक और कंपनी मार्केट वाली बताऊंगा आगे चल के आपको, तो वो मार्केट के ऊपर टिकी हुई है। तो जब तक मार्केट के अंदर जंप नहीं आएगा, मार्केट अच्छा नहीं करेगा, जब तक ऐसी कंपनीज अच्छा नहीं करेगी। तो निफ्टी को ट्रैक करते हैं, जब कुछ मेजर ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं और इन कंपनीज में अच्छी ग्रोथ आती है तब जाके इन्वेस्टर उसको लेता है। जैसे एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे भी जब स्टॉक ने तेजी पकड़ी तो एक ब्रेकआउट हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ में, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ में, ये भी कुछ ब्रेकआउट हुए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। क्योंकि इन्वेस्टर अभी इस कंपनी के स्टॉक को ले लेगा 30% नीचे, हो सकता है 5%, 10% और वो नीचे देख पाए। तो वो सब चीज़ें के लिए अगर आप तैयार हो तो आप डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को देख सकते हैं जो क्वालिटी कंपनीज है, जिनके फंडामेंटल्स हैं। सेकंड, अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में ट्रेंड वीक है, क्योंकि हाई नीचे शिफ्ट करे और कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिल रहा है। यानी जिसने भी सपोर्ट पे लिया होगा उसके पैसे गए, जिसने यहाँ पे लिया उसके पैसे गए और उसकी कैपिटल ब्लॉक हुई। तो ऐसी कंपनीज में डेफिनेटली वॉच करना चाहिए, रडार पर रखना चाहिए, बट जब तक मेजर सपोर्ट या फिर कुछ ना कुछ ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं हो, जब तक इन्वेस्टर नॉर्मली लेते नहीं है। तो
कंपनी अच्छी है ग्रोथ के हिसाब से, बीएससी है, बट हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी के अंदर इसको इंक्लूड करके चल सकते हैं। बाकी जो भी कंपनीज आप अपनी स्टडी पे रख रहे हो उन सभी कंपनीज को इसी तरह से आपको चेक करना है। इसके बाद में एक न्यू कंपनी जिसका नाम है एनएसटीएल, और उसमें स्टॉक ने आज के दिन 10 रुपीज़ की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप, 69 का पीए, यानी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है इस कंपनी की। अभी इसमें आप देखोगे वैल्यूएशन को सपोर्ट मिलता है कंपनी के नंबर्स से। अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं तो वैल्यूएशन टिकती है, कंपनी के नंबर्स खराब है तो वैल्यूएशन जाती है। सो यहाँ पे आपने देखा कि स्टॉक गिरा 2 दिन तक कंटिन्यूसली क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद में। क्वार्टर 1 के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, 18% स्टॉक गिर गया अपने ऑल टाइम हाई से। 62% लिस्टिंग गेन के बाद में जो तेजी बनी है टोटल वो 62% की बनी थी। सो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है, वैल्यूएशन अपन ने देख ली, साथ में ग्रोथ देख लेते हैं। 189, 213, 235, 275, 343, तो प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, साथ में कंसिस्टेंसी भी इसमें देखने को मिलती है। तो कंपनी में दम है, आगे चल के इंडियन मार्केट अगर बहुत अच्छा करेगा, जो कि ऑब्वियस इंडियन मार्केट चलेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा रिटेल इन्वेस्टर्स का, बड़े इन्वेस्टर्स का, तो एनएसटीएल की भूमिका बढ़ेगी। सीडीएसएल, एनएसटीएल दोनों डिपॉजिटरीज कंपनीज होती है जिसके अंदर जो भी शेयर्स आप खरीदते हैं बेचते हैं, मतलब जो भी खरीदते हैं वो उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। और सीडीएसएल के अंदर कंसिस्टेंसी कम है लेकिन ग्रोथ ज़्यादा है, और इसके अंदर ग्रोथ थोड़ी सी कम है लेकिन कंसिस्टेंसी अच्छी है। तो डिफेंसिव कंपनी है, काफ़ी अच्छी फंडामेंटल्स मतलब इसके काफ़ी अच्छे हम इसको बोल सकते हैं। प्रोमोटर यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करती कंपनी इसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस कंपनी में एक्सपेंशन ऐसा कुछ होगा नहीं कि कंपनी खुद से कुछ एक्सपेंशन करे, नई फैक्ट्रीज लगाए या नई ब्रांच ओपन करे, वो मार्केट के ऊपर टिका हुआ है। जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी अपना करती रहेगी, अपने स्टोर्स नहीं सॉरी ऑफिसेज जो अपने सॉफ्टवेयर्स बोल सकते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज बोल सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकती बढ़ा सकती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, प्रमोटर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रमोटर नहीं है तो कंपनीज नहीं चलेगी। एल&टी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रमोटर नहीं है, बैंक्स है उनमें प्रमोटर नहीं है, लेकिन स्टिल वो अच्छा कर रहा है। तो एफ के पास में 15% स्टेक है, डी के पास में 4% का, यानी मैक्सिमम स्टेक डी के पास में है। डी को लग रहा है कि इंडियन मार्केट अच्छा करेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि डी से ज़्यादा किसको पता है, उनके पास में पैसे आते हैं इन्वेस्टर्स के और वो इन्वेस्ट करते हैं उसको। तो डी के पास में बहुत ज़्यादा स्टॉक इस कंपनी के है। सो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें, बीएससी ने तो एक ब्रेकडाउन दिया है क्योंकि बीएससी को लेकर एक ख़राब न्यूज़ है एफएनओ के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट इसके ख़राब थे तो उसकी गिरावट आपने यहाँ पे देखी। रिजल्ट ख़राब होने के बाद में स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गया और उसके बाद में स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अब इस सपोर्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें इस लाइन को, तो यहाँ पे आपको इस तरह के सपोर्ट बनते हुए देखने को मिलेंगे। रेसिस्टेंस को चेक करें तो रेसिस्टेंस भी आपको इस तरह के बनते हुए देखने को मिलेंगे, यानी रेसिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन जब सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ब्रेकआउट हो सकता है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों है, तो 50-50% चांसेस है कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, लेकिन जो भी ट्रैक करेगा वो डेफिनेटली उसको समझ लेगा। तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में अगर स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ता है तो ब्रेकडाउन, उसके बाद में फिर बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन होगी और इन्वेस्टर खरीदेगा स्टॉक को नीचे अच्छी वैल्यू पर। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर वो ट्रेडर के रडार में आएगा और ट्रेडर उसको खरीदने की कोशिश करेगा। कंपनीज अच्छी है बट सिचुएशन थोड़ा सा देखना होता है मार्केट के अंदर, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा डेटा दूंगा आपको लॉन्ग टर्म का जिसमें आपको समझ में आएगा कि काफ़ी टाइम तक मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उस समय जो भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करता है अच्छी कंपनीज में उसको बेनिफिट उसका पहुंचता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के इस वीडियो को भी आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी है जिसके ऊपर हमने स्टडी की है जिसमें जीएसटी बढ़ने के चांसेस हैं, उसके ऊपर आप इसमें देख सकते हैं रिसर्च को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।